हाय गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं आज क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ को शुरू कर रहा हूँ, जिसके टॉपिक नेम है पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, संपीड्यता, गर्म खाना क्यों महकता है, दृढ़ता, पदार्थ को पहचानना। इन टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघनन, संघटक, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन को रासायनिक विज्ञान कहते हैं। यानी इसके बारे में हम रासायनिक विज्ञान में संगठन और संरचना और गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जिसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। अब चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर नेम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए थोड़े पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ की परिभाषा क्या थी। दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम खुद एक पदार्थ हैं, क्योंकि हम स्थान घेरते हैं और हमारा कुछ भार होता है, इसलिए हम भी एक तरह से पदार्थ हैं। और कोई भी चीज़ जैसे पेन हुआ, टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, कुछ भी जो स्थान घेरता हो वो पदार्थ ही होता है। पदार्थ के गुण जान लेते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ गतिशील होते हैं। इसको दूसरे रूप में देखते हैं, क्या कहते हैं। तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है। तत्व जो है अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। जैसे नियान, हाइड्रोजन, आर्गन, आयरन, कैल्शियम, ये इसके उदाहरण है, क्योंकि ये परमाणु हैं और परमाणु अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब है पदार्थ को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनके नाम है क्रमशः ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसे हम दूसरे भाषा में बोस-आइंस्टाइन संघनन भी कहते हैं। अगला टॉपिक है ठोस अवस्था। वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। ईंट जो होता है उसका आकार हमेशा निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है, इसलिए उसे ठोस अवस्था कहते हैं। लोहा भी, उसका भी आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। पत्थर भी, लकड़ी भी आदि, ये इसके उदाहरण है। द्रव अवस्था। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे दूध, तेल, जल आदि। जैसे मान लीजिए हमने किसी बर्तन में दूध को डाला तो उसका आयतन तो वही रहेगा, लेकिन अगर हम दूध को बाहर निकालेंगे तो उसका आकार जो होगा बदल जाएगा, इसलिए उसका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। अगला टॉपिक है यहाँ नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया। गैस अवस्था। वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस अवस्था कहते हैं। आयतन व आकार दोनों अनिश्चित, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वायु आदि। जैसे मान लीजिए हमने किसी गुब्बारे में गैस भरा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ भी सकता है, इसलिए इसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्योंकि गुब्बारे में गैस भरेंगे, उसे अगर हम देखेंगे तो उसे और बड़ा करेंगे तो और बड़ा होता जाएगा, और क्या होगा, बड़ा होने के साथ उसका आयतन भी बदल रहा है और उसका आकार, गैस का आकार भी उसमें बदलता रहेगा, इसलिए इसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगला टॉपिक है प्लाज्मा। जब कोई परमाणु प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर देता है तो यह अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जैसे नियॉन लाइट, सोडियम लाइट, लाइटिंग आदि। यानी कोई परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन और परमाणु को हम अलग कर देंगे तो वही अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अगला टॉपिक है बोस-आइंस्टाइन संघनन। किसी गैस के 1 लाख कण में से एक कण लेकर सुपर कोल्ड करते हैं तो इस तापमान पर कणों की गति रुक जाती है या मूव करना बंद कर देती है, तो इस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। यह
पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। अगला टॉपिक है गलनांक। गलनांक जैसे नाम से विदित होता है कि गलने वाला, वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 सेल्सियस और 273 केल्विन पर होता है। अगला टॉपिक है क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। इस पे क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। आप लोगों ने सुना होगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका कारण यही होता है क्वथनांक। क्वथनांक के कारण खाना जल्दी पक जाता है। अगला टॉपिक है हिमांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब कम हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब कम हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल 0 सेल्सियस पर जम जाता है और 273 केल्विन पे जम जाता है। अगला टॉपिक है संघनन। किसी पदार्थ के वाष्प का ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाता है। कोहरा का बनना, बादल का बनना। जैसे जब कोहरा बनता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं और वही बूंद क्या होते हैं, धीरे धीरे जल में परिवर्तित होने लगते हैं। इसी को संघनन कहते हैं। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं और वो गर्म होने पर द्रव में नहीं डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो वही अवस्था ऊर्ध्वपातन अवस्था कहलाती है। चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। वे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, नौशादर, आयोडीन आदि, इनको हम अगर गर्म करते हैं, जलाते हैं तो द्रव में नहीं बदलते, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण। प्रत्येक तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे तापमान कुछ भी हो सकता है और तापमान कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए कि जो द्रव हो वो वाष्प में बदल जाए, तो वही अवस्था वाष्पीकरण अवस्था कहलाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पानी 100 सेल्सियस पर भाप में बन जाता है। अब भाप मतलब वही वाष्प होता है। अगला टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ की दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मान लीजिए हमने ताप को लिया और उस ताप पर वो ताप तो स्थिर रहेगा और उस स्थिर अवस्था पर उसकी क्या अवस्था परिवर्तन हो जाए तो वही, और अवस्था परिवर्तन हो जाए तो उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जल को गर्म किया और उसका ताप स्थिर रखा तो क्या होगा, जल धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। और ताप स्थिर रहेगा तो ताप स्थिर रहेगा और जल धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगेगा, तो इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इसे जल से प्रदर्शित करते हैं। यदि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का द्रव्यमान यम तथा आवश्यक ऊष्मा क्यू हो तो गुप्त ऊष्मा सूत्र निम्न होगा। जैसे यल बराबर हो जाए क्यू अपान यम। क्यू मतलब ऊष्मा, यम मतलब द्रव्यमान। क्यू का मात्रक होता है जूल और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, इसलिए गुप्त ऊष्मा का मात्रक हो जाए जूल पर केजी। यह एक अदिश राशि होता है। अगला टॉपिक है ऊष्मा। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई जल ही है और हमने उसको क्या किया, अगर ठंडा रहेगा, मान लीजिए पदार्थ कोई गर्म है तो उस गर्म से क्या होगा, उसमें से ऊष्मा निकलेगी और वही ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा कहें या ऊर्जा कहें, सॉरी ऊष्मा कहें, बात एक ही है। इसका मात्रक जूल या कैलोरी होता है। अगला टॉपिक है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। पदार्थ मतलब जो स्थान घेरते हो, जिनका कुछ भार होता हो। चलिए देखते हैं इनमें। कुर्सी कामा वायु कामा स्नेह कामा गंध कामा घीड़ा कामा बादाम कामा विचार कामा शिव शीतल पेय कामा इतर की सुगंध। तो इसमें हम देखते हैं कौन स्थान घेरते हैं। तो जो स्थान घेरेंगे वही इसमें पदार्थ होंगे। कुर्सी क्या है, स्थान घेरता यानी पदार्थ है। वायु क्या है, स्थान घेरता है यानी पदार्थ है। स्नेह मतलब एक तरह का, स्नेह मतलब मोह माया होता है, तो मोह माया स्थान नहीं घेरता इसलिए वो पदार्थ नहीं।
अब गंध, गंध जो होता है वो भी स्थान नहीं घेरता है क्योंकि वो उड़ता रहता है। घेरा ये भी स्थान नहीं घेरता है, लेकिन बादाम स्थान घेरता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा पदार्थ हो जाएगा, विचार भी नहीं होगा। शिव शीतल पेय, यानी पेय नाम से विदित हो रहा है कि ये पीने वाला पदार्थ हो तो स्थान तो घेरेगा ही। इत्र की सुगंध, इत्र क्या होता है, इसका सुगंध जो होता है स्थान नहीं घेरता, इसलिए ये भी पदार्थ नहीं है। तो कुछ पदार्थों के उसमें से छाँट कर लिखेंगे तो पृथ्वी, वायु, बादाम और शिव शीतल पेयजल हो जाएगा, बना पदार्थ हो जाएंगे। अगला, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। चलिए जानते हैं क्यों। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनके कण लगातार गति करते रहते हैं। तापमान बढ़ने से इनके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब इनके इधर उधर आने जाने का वेग बढ़ जाता है, तथा कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है। यानी वो क्या होते हैं, पहले पास पास थे और जब गर्म किया जाता है तो क्या होते हैं, फैलने लगते हैं, इसलिए उनके बीच रिक्त स्थान होने लगता है और फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि उनके गर्म खाने के कण लगातार गति करते रहते हैं और ये क्या करते हैं, जब गति करेंगे तो हमारे पास जल्दी से पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि गर्म खाना हमको महकता है। अगला टॉपिक है, निम्नलिखित को घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में मतलब अब देखते हैं सबसे हल्का कौन होगा, तो सबसे हल्का क्या होता है, वायु। वायु से भारी क्या होता है, चिमनी, सॉरी ये हमने एग्जाम्पल लिया है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो सबसे देखते हैं सबसे हल्का कौन होता है, सबसे हल्का वायु होता है। वायु से हल्का चिमनी का धुआं होता है, चिमनी से धुआं से हल्का हल्का नहीं, उससे बड़ा क्या होता है, रुई होता है। और रुई से ज़्यादा घनत्व जल का होता है, जल से ज़्यादा घनत्व शहद का होता है, शहद से ज़्यादा घनत्व चाक का होता है और चाक से भी ज़्यादा घनत्व लोहे का होता है। अगला टॉपिक है दृढ़ता। अब देखते हैं दृढ़ता। दृढ़ता मतलब वो होता है जिसको हम दबाएं तो उसका आयतन आकार बदले ना। चलिए इसे इसके अनुसार समझते हैं। दृढ़ता का अर्थ है ठोस, अर्थात वहाँ बल लगाने से जिसकी आकृति में कोई बदलाव न आए उसे दृढ़ता कहते हैं। ठोस पदार्थ सबसे अधिक दृढ़ होते हैं, जैसे लोहा हो गया और पत्थर हो गया, ईंट हो गया। इन सबको क्या होता है, अगर इन लोगों को दबाएंगे तो इसका आयतन और आकार बदलेगा नहीं। इन्हीं सबको दृढ़ता पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, ईंट, पत्थर, लकड़ी, मेज आदि। अगला टॉपिक है संपीड्यता। संपीड्यता मतलब जो दबे। चलिए इसको समझते हैं। गैसों में अधिक होती है संपीड्यता, क्या होती है, गैसों में अधिक होती है क्योंकि ये क्या होते हैं, दबते हैं, क्योंकि इसके अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है, इसलिए इनके आसानी से दबाया जा सकता है। परंतु गैस और तरल के कणों के बीच दूरी कम होती है, इसलिए उसमें संपीड्यता नगण्य होती है, फलस्वरूप ठोस द्रवों को दबाया नहीं जा सकता। अगला टॉपिक, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। सेल्सियस में बदलना है तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है K=C+273 होता है, तो हमको सेल्सियस में बदलना तो यही फार्मूले का यूज करेंगे। तो K=C+273 होता है। अब पता है K का मान दिया है तो यहाँ से K का मान रखेंगे तो C का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 27। ऐसे ही दूसरा है तो यहाँ कितना है, 573 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से C का मान निकालेंगे तो 573 में से 273 घटाएंगे 300 आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदले। अब केल्विन में बदलना है तो वही फार्मूला लगेगा। अब क्या सेल्सियस का मान दिया है तो सेल्सियस का मान रखेंगे तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 573। दूसरा है इसमें भी वही करेंगे, यानी जितना दिया है हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इतना आप लोग नोट करिए और याद कर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।